फोर्सिंग फंक्शन के बारे में मैं बताता चलूँ कि हमारे पास पहले जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते हैं, लाइक टी वाई बाई डी डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू माइनस ए वाई प्लस, अब लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ किया था b, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन था। लेट हमारे पास कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है, लेट मी कॉल इट g ऑफ टी। So अगर even time independent भी I can just replace g of t equals b. So मैं simply g of t यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं जो कि हमें कॉमनली चाहिए? सो एक एज वी नो कांस्टेंट, जरा एक करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट्स के अंदर। इस तरह हम ये कांस्टेंट सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं फोर्सिंग फंक्शन। इसी तरह हमारे पास है एक्सपोनेंशियल हमारे पास e टू द समथिंग at, ये हमारे पास ये फॉर्म होती है। और हमारे पास राइजिंग होती है if a इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, और हमारे पास डिकेइंग होती है if a इज़ लेस दैन ज़ीरो। सो ये हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह के होते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ सोर्सेस हैं हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो डिजीज़ हैं उनका ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल ग्रोथ, तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। इसके बाद हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक e to the j times some omega t। सो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। ये हो सकता है इसकी फॉर्म हो सकती है साइनोसाइडल, अगर हम इसको टाइम डोमेन में देखना चाहें। इसका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम उससे कहते हैं कि imaginary of this e to the j omega t, तो इन अदर वर्ड्स ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल हमारे पास ऑसिलेटिंग इनपुट के लिए इनपुट हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे जो AC सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल है हमारे पास AC वोल्टेज और करंट सोर्स हमारे पास, उनको हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फिर एक और हमारे पास फोर्सिंग फंक्शन है, उसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप फंक्शन जो है फोर्सिंग फंक्शन, ठीक है, ये मैं अगेन जी ऑफ टी की जो डिफरेंट टाइप्स, जो कि कॉमन टाइप्स हैं हमें जो रिक्वायर्ड होती हैं, हम इनकाउंटर करते हैं, उनकी में बात हो रही। तो यू ऑफ टी जो है उसको हम मैथमेटिकली यूँ डिफाइन करते हैं कि यू ऑफ टी इज़ 1 फॉर टाइम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ 0 फॉर टी मे बी अदरवाइज। सो ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन के ये है टाइम एक्सेस, और हम स्टार्ट ले रहे हैं दैट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से ये चीज़ आ रही है, और यहाँ से आगे ये 1 हो जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक। और अगर हम इसको फिर कभी स्केल करना चाहते हैं तो फिर हम इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल b टाइम्स u ऑफ t। सो फिर ये 1 की जगह ये लेवल हो जाता है b। ओके, इसी तरह हमारे पास है रैंप फंक्शन।
रैंप हमारे पास या हमारे पास सॉर्टेड हो सकता है, या ये जो ये जो रीजन है इसमें रैंप कर रहा है, सो हम ये चीज़ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ये उसका पीरियड आ गया, ये जो रीजन है, और इसका अल्टरनेटिव एक मॉडिफाइड वो जो है वो ट्रायंगुलर हो सकता है। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपली आप कह सकते हैं कि ये जो फोर्सिंग फंक्शन है जी ऑफ टी, यहाँ पे जी ऑफ टी को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे जो जी ऑफ टी है दैट्स सम फंक्शन ऑफ टाइम है, लेट्स से ए टी है, और जब इस लेवल पे पहुँच जाता है, दिस इज़ ट्रू व्हेन टी इज़ बिटवीन ज़ीरो एंड दिस कैपिटल टी। तो ये जो है हमारे पास एक साइकिल रैंप का आप ऐसे डिटरमिन कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक होता है यूनिट इम्पल्स, जो कि यहाँ पे ज़्यादा फिट इन करता है, यूनिट इम्पल्स। और यूनिट इम्पल्स हमारे पास है डेल्टा ऑफ टी से हम उसको नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज़ 1 only at t equals to 0 and 0 otherwise, जो कि 0 के ऊपर जस्ट 1 होता है, टाइम जब 0 होता है उस टाइम पे 1 होता है, बाकी वो 0 होता है। सो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के फोर्सिंग फंक्शंस हमारे पास आ गए। रिमेंबर के जो पहले हमने स्टार्ट लिया था इस लेक्चर सीरीज़ का, उसमें हमने स्टार्ट लिया कि dy by dt इक्वल्स टू लेट्स से माइनस ए वाई एंड देयर वाज ज़ीरो हियर। तो ये हमारे पास इसको हमने कहा कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे जी ऑफ टी है, तो फिर हमारे पास दिस इज़ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो जो सोल्यूशन हमारे पास है, सोल्यूशन उसके दो पार्ट होते हैं। फिर एक पार्ट होता है सोल्यूशन का, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन, और एक पार्ट को हम कहते हैं, इसको हम नल भी कहते हैं या होमोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हमें एक्चुअली दो पार्ट्स जो है वो मिलते हैं सोल्यूशन में, दो टर्म्स मिलते हैं। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, उसमें b ओवर a हमारे पास था एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, और एक हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन था, जिसमें हमने फाइंड किया था कि होमोजीनियस सोल्यूशन में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन था। तो दो टर्म्स हमारे पास होते। तो सोल्यूशन का तरीका क्या होता है, स्टेप 1 के सेट g of t equals 0 and find y homogeneous। होमोजीनियस सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जो फोर्सिंग फंक्शन है उसको आप 0 सेट कर देते हैं, और उसमें से आपको y होमोजीनियस मिल जाता है। फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपको एक असल में पर्टिकुलर सोल्यूशन चेंज होता है। स्टेप 2 में आप फाइंड करते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, लेकिन पर्टिकुलर सोल्यूशन जब आप फाइंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन फोर्सिंग फंक्शन। ये वो टर्म है जो कि
फोर्सिंग फंक्शन को की एफर्ट या उसकी कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसको ऐड कर रही है। तो ये चेंज होती है, ये टर्म चेंज होती है विद दी जी ऑफ टी। ठीक है, तो इस वजह से हमने ये जो लिस्ट यहाँ पे मेंशन मैंने की, डिफरेंट फोर्सिंग फंक्शन मैंने बताई, तो डिफरेंट फोर्सिंग फंक्शन के लिए डिफरेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन बनता है, और टेक्निक जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अगेन फॉर एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। Example for exponential forcing function. So let हमारे पास है एक एग्जाम्पल dy over dt equals minus ay plus e to the st. So means g of t here is e to the st. Okay, so solution. What is step 1? Find homogeneous solution by using dy over dt equals minus ay. So यहाँ पे एडवांटेज ये है कि we just set e to the s g of t equals 0। यहाँ पे एडवांटेज ये है कि हमने पहले सॉल्व किया हुआ है इसको, ये जो जेनेरिक फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन। तो जब भी हमारे पास अभी डिफरेंट फोर्सिंग फंक्शन आते हैं तो होमोजीनियस सोल्यूशन बार बार फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो वही रहता है। हाँ, इनिशियल कंडीशन के बेस के ऊपर आप आर्बिट्ररी जो कांस्टेंट है उसको फाइंड करते हैं, लेकिन जो फॉर्म है होमोजीनियस सोल्यूशन का वो सेम है। सो y homogeneous is some constant e to the minus at। ये हम पहले लेक्चर से करते आ रहे हैं, और ये जो लास्ट लेक्चर भी हमने देखा उसमें भी। ओके, लेट मी कॉल इट 2, दिस वन एज 1। हमारे पास आ गया जी होमोजीनियस सोल्यूशन। अब स्टेप 2 में पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए अब अगेन इक्वेशन यूज़ करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमारे पास है dy over dt equals minus ay plus e to the st। अब जैसे मैंने बताया कि पर्टिकुलर सोल्यूशन वो टर्म होती है जो कि फोर्सिंग फंक्शन की कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इट मीन्स कि अगर एक्सपोनेंशियल इनपुट है तो उससे जो इफ़ेक्ट आता है, रिस्पांस आता है, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा। तो हम करते ये हैं इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए कि हम कहते हैं कि लेट जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसका फॉर्म ये है कि कोई कांस्टेंट है जो कि इस फोर्सिंग फंक्शन के उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में अपीयर हो रहा है। ठीक है, ए जो है कोई कांस्टेंट है। तो अगर ये इनपुट है तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन में इस तरह से अपीयर होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ए जो है ये क्या चीज़ है, इसकी क्या वैल्यू है, ये कैसे फाइंड करना है। तो हमने इस वैल्यू, इस एज्यूम्ड सोल्यूशन को, इस एज्यूम्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन को सब्स्टिट्यूट कर देना है इस इक्वेशन में टू फाइंड ए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं d over dt a e to the, अब जहाँ पे
y है ये एक्चुअली आपने yp से इसको रिप्लेस कर देना है। तो ae to the st equals to minus a times ae to the st plus e to the st। और अगर आप लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लेते हैं सो इट्स a times s e to the st equals to a times a e s t plus e to the st। तो आप e to the st इसमें से कैंसिल आउट कर सकते हैं और या आप कर सकते हैं। तो आपके पास रह जाएगा ए एस सॉरी यहाँ पे माइनस ए एस और इस टर्म को दूसरी साइड पे मूव कर दें तो प्लस ए स्मॉल ए इक्वल्स 1। और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें s प्लस ए इक्वल्स 1 और a की वैल्यू है 1/s प्लस a, लेट मी कॉल इट 3। सो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास अगर हम यहाँ से एनालाइज करें सो पर्टिकुलर सोल्यूशन yp of t is 1/s plus a e to the s t। दिस इज 4। और फाइनल अगर हम सोल्यूशन स्टेप 3 क्या है कि y of t is y homogeneous plus y particular। सो homogeneous है हमारे पास c e to the minus a t plus 1/s plus a e to the s t। This is 5। सो आपको ये जो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताई ये है जस्ट अ फ्लेवर है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए we'll assume a yp and find the unknown yp and substitute in DE to find the unknown factor या parameter। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस की कि अगर एक्सपोनेंशियल है तो हमारे पास प्रॉब्ली एक एक्सपोनेंशियल रिस्पांस ऐड करेगा फोर्सिंग फंक्शन और उसमें हमने ये पर्टिकुलर एज्यूम किया और फिर इसमें जो a जो है उसको हमने फाइंड किया बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन और ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब अगर हमने इसका फर्दर इसको सॉल्व करना है so we need to use initial condition, so we also have a step 4। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें जब आपके पास फोर्सिंग फंक्शन है let me write in red, जब आपके पास फोर्सिंग फंक्शन है so you must not use initial condition in homogeneous solution। आपने होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर इस पॉइंट के ऊपर आपने इनिशियल कंडीशन को नहीं यूज़ करना, आपने इनिशियल कंडीशन को यूज़ करना है यहाँ पे। दिस इज़ द पॉइंट फॉर इनिशियल कंडीशन, दिस इज़ द पॉइंट to use initial condition।
ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखना है। सो ये यहाँ पे आने के बाद आप यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन। So let initial condition is y at 0 equals to y naught. So y at 0 equals to y naught equals to c e to the 0 plus 1 over s plus a e to the 0. ओके, सो हमारे पास जो c की वैल्यू है उसमें से आ जाएगी, c की वैल्यू है y नॉट माइनस 1 ओवर s प्लस a। सो ये अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 5 के अंदर, यूज इट इन 5, और आपका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो है y naught minus s plus a e to the minus at plus 1 over s plus a e to the st. This is number 7. So ये आपका जो है प्रोसीजर है, ये स्टेप्स हैं, मैंने 4 स्टेप्स में डिक्लेयर कर दिए।